नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मेरा आप लोगों से कमिटमेंट था कि मैं फरवरी माह से साप्ताहिक वीडियो करंट अफेयर के आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। उसी क्रम में मैंने 1 फरवरी को जो बजट लागू हुआ था उससे संबंधित 3 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई हैं, जो कि सभी लोगों को काफ़ी लाभान्वित हुई हैं। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने उसमें अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं, कुछ शेयर भी किया है। आप लोगों का अच्छा खासा प्यार मिला है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आती है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड साप्ताहिक प्रथम वीडियो है जो फर्स्ट सप्ताह की है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने में कंजूसी ना करें, यही हमारा आपसे के प्रति मोटिवेशन होता है। और जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन बटन को दाब दें ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो आप लोगों को समय से मिलती रहें। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। 5 राज्यों को अतिरिक्त एनडीआरएफ सहायता जारी की गई। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने पिछले साल भूस्खलन और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 5 राज्यों को 1751.05 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी। 5 राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश है। जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो उत्तर प्रदेश को राउंड अप कर लें। 386.06 करोड़ रुपए की एनडीआरएफ के तहत सहायता प्रदान की गई है। एनडीआरएफ की बात करते हैं तो एनडीआरएफ का पूरा नाम होता है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अंत्योदय भवन नई दिल्ली में है। अब अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी ईटानगर है। पेमा खांडू यहाँ के हैं और बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं। ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। और तेलंगाना की आप भी जानते हैं राजधानी हैदराबाद और के चंद्रशेखर यहाँ के सीएम है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। के चंद्रशेखर का पूरा नाम है कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यूएई ने प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति शुरू की। हाँ, इसमें मैटर ये है कि संयुक्त राज्य अमीरात विदेशियों के एक चुनिंदा समूहों को नागरिकता देने के लिए योजना बना रहा है। इसका कारण क्या है कि वहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग विदेशी निवास करते हैं और वो चाहता है कि हमारे देश में या हमारे राज्य में अधिक से अधिक प्रतिभाओं का समावेशन हो। नई नागरिकता नीति का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। यूएई की आबादी में 80% से भी अधिक विदेशी निवासी करते हैं। अब हम यूएई की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसमें 7 देश हैं जिसमें इसकी राजधानी दुबई है और मेन राज्य, देश न कह के राज्य कह सकते हैं, मेन राज्य दुबई, अबू धाबी और शारजाह हैं। यूएई की करेंसी आपकी दिरहम है, यूएई दिरहम। खास बात यह है कि यहाँ पर जो ड्राइविंग साइड है वो राइट साइड है। जैसे इंडिया में हम लोग लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग करते हैं वैसे ही यहाँ पर ड्राइविंग साइड राइट साइड होती है। और 2017 में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं प्रिंस खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान, 2017 में उनको रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था। हो सकता है कभी ये क्वेश्चन रिकॉल हो जाए इसी एग्जाम में। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है राशिद अल। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मदों में प्रोडक्टों को जो है इस एमएसपी योजना में शामिल की। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? देखिए, इसमें पौधों से प्राप्त उपज शामिल है जिसमें बांस, चारा, पत्तियाँ, केन, वैक्स, डाई, गोंद और रेजिन तथा भोजन के कई प्रकार के ऐसे नट्स, शहद, जंगली फल, लाख आदि शामिल हैं जो 14 लघु वनोपज मदों में एमएसपी योजना के तहत शामिल किए गए हैं। अभी तक इसमें 23 वस्तुएं ही शामिल थी, ओनली 23 वस्तुएं अभी तक इसमें शामिल थी। अब इसकी हम बात करते हैं। यह योजना जो है 2009 से कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर आधारित है। और इसके आगे अगर हम सोचें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ओडिशा लघु वनोपज में सबसे आगे हैं। और एक खास बात और भी है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, जो कि आपके वन लाइनर क्वेश्चनों में आ सकते हैं। सर्वाधिक इंडिया के अंदर सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में छत्तीसगढ़। अच्छा, अगर हम इसकी परसेंट में बात करते हैं, प्रतिशत में बात करते हैं तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन आपका मिजोरम में पाया जाता है। मिजोरम में 85% से अधिक, लगभग 85.5% वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश लगभग 80%, मेघालय लगभग 76% करीब और मणिपुर में 75% और नागालैंड इसके बाद में 5वें नंबर पे आता है। चलिए आगे देखते हैं। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन। जी हाँ, ये स्मृति ईरानी है। इनकी लोकसभा सीट अमेठी में ये राहुल गांधी को हराकर लोकसभा में पहुंची हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या है। यह मेला भारत का सबसे बड़ा मेला है। जी हाँ, भारत का रेशम से संबंधित सबसे बड़ा मेला है। यह भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तहत आयोजित किया जा रहा है।
कच्चे शहतूत रेशम का लगभग 79% 5 राज्यों में उत्पादन होता है, जो कि हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। मैसूर और उत्तरी बेंगलोर में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सिल्क की सिटी बनाने का जो है आने वाले अपने बजट में प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु में शहतूत की खेती सलेम और इरोड तथा धर्मपुरी जिलों में होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका वन लाइनर में, याद रखिएगा। सलेम, इरोड और धर्मपुरी जिलों में तमिलनाडु में रेशम की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और दो फैक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मैंने इसमें डाले हैं, पहला है चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, और उपभोक्ता की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेशम का उपभोक्ता है। दुनिया भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम, शहतूत, एरी, तसर और मोगा की सभी 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन करता है। अब इसको थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक काल में जाएं तो रेशम खेती को हम अंग्रेजी में सेरीकल्चर कहते हैं। लगभग 2450 ईसा पूर्व से 2000 के बीच 2000 बीसी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता में इसके साक्ष्य पाए गए हैं कि रेशम की खेती हुआ करती थी। हड़प्पा और चनूदड़ों में रेशम की खेती देसी रेशम के कीड़ों की प्रजातियों से ही की जाती थी। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 जीती जी, ये भी एक एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तमिलनाडु ने अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में फाइनल मैच बड़ौदा को हराकर जीता था। इसमें मुख्य बिंदु यह था कि तमिलनाडु 2006-07 के बाद में काफ़ी समय के अंतराल में तमिलनाडु ने ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, और बड़ौदा के कप्तान दिनेश कार्तिक थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन BCC के माध्यम से किया जाता है, जिसका पूरा नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, और तमिलनाडु की राजधानी नई है। यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं और चीफ मिनिस्टर हैं रापट्टी के पलानी स्वामी। यहाँ का मुख्य नृत्य भरतनाट्यम। पेज नंबर 6 की ओर। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी है और काफ़ी पूरे विश्व में उथल पुथल मचाने वाला है। एक्चुअली हुआ क्या है कि सीरिया में आतंकवादियों का काफ़ी बड़ा गढ़ है, और वहाँ पर बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। तो उनके साथ में जो रह रहे आतंकवादियों के जो बच्चे हैं, उनका तो इसमें कोई दोष नहीं है, और ये बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं। लगभग 27,000 बच्चे फंसे हुए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से आग्रह किया है कि इन बच्चों को अपने यहाँ रखने की या बचाने की कोशिश करें। इसमें ज़्यादातर बच्चे इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बेटे और बेटियां हैं। अल होल शिविर में इन बच्चों की स्थिति बहुत ही भयानक है। यह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, जहाँ ह्यूमन राइट भी सभी लोगों से इनको बचाने के लिए आग्रह कर रहा है। ये 27,000 बच्चे फंसे हुए हैं, और शिविर के भीतर कट्टरता का खतरा भी महसूस किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकारियों के अनुसार यहाँ वर्तमान में लगभग 62,000 लोग रह रहे हैं, जिनमें से इनके 27,000 बेटे और बेटियां इसमें फंसे हुए हैं, जो चरमपंथियों का शिकार हो रहे हैं, और वहाँ पर कुपोषण और अन्य तमाम चीज़ों के शिकार हो रहे हैं। इस शिविर में लगभग 60 देशों के बच्चे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में है। इसके एंटोनियो गुटेरस इसके प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आने लायक है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट। म्यांमार की सेना ने देश पर नियंत्रण कर लिया है और 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसके अलावा स्टेट काउंसलर आंग सान सू की, जी हाँ, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वहाँ की स्टेट काउंसलर हैं, जो वहाँ के मुख्य, ये मान लीजिए कि आंग सान सू की और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है। आपातकाल की घोषणा क्यों हुई, इसका कारण बताया गया है कि 2020 के नवंबर चुनाव को कोविड-19 महामारी के बीच इन्होंने स्थगित करवा दिया था, और सरकार स्थिति से निपटने में विफल रही, ऐसा सेना प्रमुख का मानना है। सेना म्यांमार के संविधान के अनुच्छेद 417 के अनुसार देश पर नियंत्रण कर सकती है। अनुच्छेद 417 आपातकाल के समय सेना को अधिकार देने की शक्ति करता है, जैसे हम लोगों के यहाँ अनुच्छेद 356, धारा 356 वगैरह लागू होती है, उसी के हिसाब से ये म्यांमार की कंडीशन है। सेना ने 2018 में म्यांमार का संविधान बनाया था। सेना ने कहा है कि नवंबर 2020 के चुनाव में मतदाता सूचियों में लाखों अनियमितताएं थीं, जिसमें सू की पार्टी ने 476 में से 396 सीटें जीती थी। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। अब अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का, अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब में, जी हाँ, ये ग्लोब में ये आपका पड़ता है दक्षिण पर, उत्तर, नीचे दक्षिण, और ये पूर्व क्षेत्र में, तो यहाँ पर पड़ता है म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार की बात करते हैं तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इसकी सीमा बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस, थाईलैंड जैसे देशों से लगती है। इसकी राजधानी शहर नेपिडा है। यांगून, या इसको रंगून भी बोलते हैं, म्यांमार का बहुत बड़ा शहर है, या इसलिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शहर है। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्यों से, किन राज्यों से लगी हुई है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है फिजिकल ज्योग्राफी के तहत। तो म्यांमार की सीमा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है। और एक खास बात बता दें इसमें चलते चलते, ये आपकी आंग सान सू की है, जो ये मामूली पर्सनालिटी नहीं है। 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इनके बारे में चर्चा की थी, इसलिए ये कंट्रोवर्सी केस बन गया है और हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। जी हाँ, इनका नाम भाग्यश्री है, ओडिशा की भाग्यश्री, और पट्टचित्रकला में ये मशहूर हुई हैं। और इन्होंने लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन में जो समय था उसको अच्छी तरीके से उपयोग में लिया है। इन्होंने नरम पत्थरों का उपयोग करके विभिन्न विषयों पर पट्टचित्र बनाने की कला में महारत हासिल की है। भाग्यश्री ने लॉकडाउन के दौरान अपने कौशल को बढ़ावा दिया और प्रयुक्त बोतलों, बिजली के बल्बों और विभिन्न ग्लास और प्लास्टिक सामग्री पर पट्टचित्र कलाकृतियों का निर्माण किया है। और इनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इनकी चर्चा की थी। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में सबसे मशहूर टेम्पल जगन्नाथपुरी टेम्पल है। पुराने समय में उड़ीसा को उत्कल के नाम से जाना जाता था। यहाँ का डांस ओडिसी है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 की ओर। नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव का मतलब वो महोत्सव जिसमें आदिवासी लोग शामिल होते हैं। इसमें आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा, भोजन और लोक कला का प्रदर्शन भी शामिल किया गया है। इस समारोह में देश के 20 राज्यों के हजारों आदिवासी नागरिकों व कलाकारों के द्वारा भाग लिया जा रहा है। 2017 से यह महोत्सव सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है। देश भर के आदिवासी समुदायों की समृद्ध और विविध शिल्प व संस्कृति को लोगों को परिचित कराने के लिए इस महोत्सव को मनाया जाता है। जी हाँ, ये महोत्सव देखने लायक है। आपके पास अगर समय मिले तो आप इस महोत्सव को देखने के लिए जरूर जाइएगा। अच्छा, इसके हम थीम की बात करें तो इसकी थीम है सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर इन एंड कॉमर्स। जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन हैं। राज्यसभा के उप चेयर हरिवंश नारायण सिंह हैं और ये 14 सितंबर 2020 में अपॉइंट किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये बुक का कवर पेज दिख रहा है और ये आपके दलाई लामा दिख रहे हैं। इन्होंने एक नई बुक का जो है विमोचन किया है। ये है कौन, तो देखिए, तिब्बती धार्मिक आध्यात्मिक नेता दलाई लामा हाल ही में अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लॉन्च की है। इस पुस्तक में 130 उद्धरण शामिल हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। दलाई लामा की अगर बात करते हैं तो दलाई लामा उपाधि तिब्बती लोगों द्वारा गेलुग या तिब्बती बौद्ध धर्म के येलो हैट स्कूल के आध्यात्मिक नेता को दी जाती है। आज की डेट में जो तिब्बत की अगर हम बात करते हैं तो तिब्बत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, चाइना के अंडर में है। तब बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस पूरे इलाकों को संसार की छत कहते हैं। तिब्बत को आज भी संसार की छत के नाम से जाना जाता है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में है और समतल जगह में है। लेकिन साल 1959, जी हाँ, सन याद रखिएगा, 1959 में चीन के खिलाफ हुए एक नाकाम विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था और चीन का उस पर निरंतर अधिकार नहीं रहा है। मंगोल राजा कुबलाई खान ने यूनान राजवंश की स्थापना की थी और तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। जब 1949 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही काट दिया। किसको? तिब्बत को काट दिया। तिब्बत में चीनी सेना तैनात कर दी, जो कि आज भी तैनात है। राजनीतिक शासन में दखल दिया गया, जिसकी वजह से तिब्बत के नेता दलाई लामा को वहां से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। तेंजिन त्यांगजो वर्तमान में 14वें दलाई लामा हैं। ये जो आपके दिख रहे हैं तेंजिन त्यांगजो भारत और तिब्बत के 14वें दलाई लामा हैं। वह भारत में शरणार्थी के रूप में ये रह रहे हुए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। एरो इंडिया 2021 बेंगलुरु में शुरू किया गया। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। अब ये देखिए, एयर शो इंडिया क्यों शुरू कर रहा है एरो इंडिया के माध्यम से। ये आप देख रहे हैं एयर जेट फाइटर और बहुत बड़े बड़े विमान सारे दिखाई पड़ रहे हैं और ये बेंगलुरु में शुरू किया गया था 3 फरवरी को। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो इंडिया 2021 में बेंगलुरु में शुरू किया गया। भाग लेने वाले जो मुख्य व्यक्ति थे वो राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह ने हाइब्रिड मोड में होने वाले 3 एक दिवसीय मेगा एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया था। इसका जो मुख्य पॉइंट था, एरो इंडिया शो के 23वें संस्करण में प्रतिभागी और वर्चुअल दोनों मोड हिस्सा लेंगे। यह एयर शो अच्छा उत्पादन में भारत की प्रगति दिखाने के लिए समर्पित है। इस इवेंट में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी प्लेटफॉर्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब एरो इंडिया प्रदर्शनी की बात करें तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ था। 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। 1996 से अब तक ये 11 संस्करणों में इसका शो हो चुका है। इस एयर शो का उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को तीव्र करना, रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना तथा निजी निर्माताओं को प्रोत्साहित करना है। अब बेंगलुरु की बात करते हैं तो चेन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है, सभी लोग जानते हैं। पेज की ओर बढ़ते हैं। हाल में नए उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। जी हाँ,
भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA के उत्पादन के लिए एक नए प्लांट का उद्घाटन किया। इसमें लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है बनाए जाएंगे। इस प्लांट का उद्घाटन बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, जी हाँ, ये हाल की फुल फॉर्म है, LCA बनाए जाएंगे। यह संयंत्र भारत के स्वदेशी फाइट जेट LCA तेजस के उत्पादन को दोगुना करेगा। इसके तहत अगर मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सशस्त्र बलों ने 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है सशस्त्र बलों से, और यह सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीद होने जा रही है। भारतीय एयर स्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देगी है। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि भारत रक्षा निर्माण क्षेत्र में अपने लक्ष्य 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में अग्रणी है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बन्नरघट्टा, जी हाँ, बहुत पूछा जाता है, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। टीपू सुल्तान का, आगे देखते हैं नंबर 13 की ओर। चेन्नई में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही चेन्नई में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्थापित करेगी। अब भारत में आर्द्रभूमि की बात करते हैं तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस फरवरी को मनाया गया था। साहब, ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाया गया? तो वर्ष 2002 में इस दिन ने आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए थे। 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया था, यानी 50वीं वर्षगांठ इसकी है। इस कन्वेंशन को ईरान के रामसर में 1971 में हस्ताक्षरित किया गया था। भारत में अगर हम बात करते हैं वेटलैंड की तो 42 रामसर स्थल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के लिए नामित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने छोटी कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट मंत्रालय को MCA बोलते हैं, ने कंपनी नियमों में संशोधन करके छोटी कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया है। नया संशोधन अनिवासी NRI, यानी जो भारत से NRI को भारत में एकल व्यक्ति कंपनी यानी सिंगल पर्सन कंपनी OPC को खोलने की अनुमति दी गई है। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि छोटी कंपनी की पेड अप कैपिटल और टर्नओवर दोनों क्रमशः 2 करोड़ और 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो साहब, इससे पहले की क्या कंडीशन थी? पहले कंपनी अधिनियम के तहत अधिकतम 50 लाख की मंजूरी दी गई थी और 2 करोड़ कारोबार का उल्लेख किया गया था। उसके बाद में 2018 में संशोधन किया गया। कंपनी अधिनियम में संशोधन के तहत इसमें छोटी कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल और टर्नओवर के लिए क्रमशः 10 करोड़ और 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। छोटी कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। आगे देखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी समारोह शुरू हुआ। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी समारोह फरवरी 2021 को शुरू हुआ था। ऋतिक फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा महान संगीतज्ञ उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी की विरासत को मनाने के लिए मुंबई में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार पंडित भीमसेन जोशी को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न आयोजन कर रही है। पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी वर्ष के जन्म की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए फिल्म डिवीज़न ने अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर बायोपिक का प्रदर्शन किया है। इसका नाम है पंडित भीमसेन जोशी और ये 73 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है और इसको निर्देशित किया गया है गीतकार व संगीत फिल्म निर्माता गुलजार ने। पंडित भीमसेन जोशी के बारे में और अगर हम बात करते हैं तो पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 में हुआ था। 4 फरवरी 1922 में हुआ था। यही एक कारण है कि 2022 में इनकी जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के से संबंधित थे। उन्हें वर्ष 1998 में संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। 2009 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक, जी हाँ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2009 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का अनुमान कि भारत का सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद GDP वित्तीय वर्ष 2021 में 17% तक बढ़ सकता है। जी हाँ, 17% तक बढ़ सकता है। इसके 2-3 मुख्य बिंदु हैं जो देख लेते हैं। रेटिंग एजेंसी ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे को 8% तक आंका है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। मूडीज़ के अनुसार वित्तीय क्षेत्र बजट के तहत की गई घोषणा के कारण कुछ सकारात्मक सुधार भी होंगे। इसके अलावा NPA समस्या के समाधान के लिए बैंक पर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना को लाभान्वित होंगे। 2000 करोड़ की जो पूंजी निवेश के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को लाभ मिलेगा। रेटिंग एजेंसी आगे मानती है कि 75 लाख करोड़, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया था, 75 लाख करोड़ विनिवेश लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है। हालांकि यह महत्वपूर्ण कार्यान्वयन जोखिम के अधीन होगा।
मूडीज़ के बारे में बात करते हैं तो मूडीज़ कॉरपोरेशन या मूडीज़ या एक अमेरिकी व्यापार और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1909 में उसकी स्थापना हुई थी। जॉन मूडी ने इसकी स्थापना की थी। या मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस MIS और मूडीज़ एनालिस्टिक MA के लिए होल्डिंग कंपनी है। पेज है आपका पेज नंबर 17। कर्नाटक में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक में लिथियम के भंडार पाए गए। मुख्य बिंदु है कर्नाटक के पंड्या जिले में 16,000 टन लिथियम भंडार पाए गए हैं। 16,000 टन बहुत ज़्यादा होता है। अब लिथियम के क्या होता है देखते हैं। नई प्रौद्योगिकी के लिए लिथियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यह चीनी मिट्टी की चीज़ें, दूरसंचार, कांच और एरोस्पेस उद्योगों में प्रयोग की जाती है। लिथियम में अन्य ज्ञात उपयोग मोबाइल फ़ोन, लिथियम आयन बैटरी, रॉकेट प्रणोदन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। भारत अपनी इलेक्ट्रिक बैटरी आपूर्ति और अन्य लिथियम आधारित उपकरणों के लिए जापान, चीन और ताइवान पर बहुत अधिक निर्भर है इस समय। इस प्रकार भारतीय मिट्टी पर लिथियम की उपस्थिति आयात निर्यात को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला लिथियम प्लांट वर्ष 2021 में गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये बजट में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। इस रिफाइनरी की स्थापना मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा 1,000 करोड़ रुपए के निवेश में, जी हाँ 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। भूका नाकेरे सिद्धलिंगप्पा येदियुरप्पा वहाँ के CM हैं। वजुभाई वाला वहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में द्विसदनीय विधान परिषद है। द्विसदनीय विधान परिषद जिसमें विधान सभा और विधान परिषद होता है। विधान परिषद में 75 सीटें हैं और विधानसभा में 225 सीटें हैं जिन पर अक्सर चुनाव होता है। नंबर 18 की ओर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनियन ने लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका शीर्षक था डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, यानी के कारण लोकतंत्र सूचकांक 2020 EU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 भी प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 देशपूर्ण लोकतंत्र हैं और 52 त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र हैं। 13 देश हाइब्रिड शासक हैं जबकि 57 देशों में से सत्तावादी शासन है। सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है, ये याद रखिएगा। सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है और भारत का 53वां स्थान है। भारत का 53वां स्थान है। पिछले रैंकिंग से भारत का स्थान 2 स्थान नीचे आ गया है। इस वर्ष भारत को 53वां स्थान गया है। अब लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 167 देशों को कवर किया गया है। पाकिस्तान 105वें स्थान पर है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान 105वें स्थान पर है। इसे हाइब्रिड शासन, हाइब्रिड का मतलब जिसमें प्रजातंत्र और आपका सैन्य शासन दोनों मिलकर शासन करते हैं, उसे हाइब्रिड शासन कहते हैं। हाइब्रिड शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य हाइब्रिड शासन वाले देश आपका बांग्लादेश भी शामिल है जो 76वें स्थान पर है। भूटान भी शामिल है जो 84वें स्थान पर है। श्रीलंका को 68वें स्थान पर रखा गया है। इसे एक हाइब्रिड शासन न मानकर त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अफगानिस्तान को 189वें स्थान पर रखा गया है और सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भारत के साथ साथ मैंने भारत के पड़ोसी देशों का भी जो है आपको जिक्र किया है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो लंबा होने के साथ साथ फैक्ट देना ज़रूरी है। अगर मैं फैक्ट नहीं दे रहा हूँ तो वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं। भारत ने किया हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन। जी हाँ, हिंद महासागर क्षेत्र में 4 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम एरो इंडिया 2021 की पृष्ठभूमि में हुआ जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो था। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बता चुका हूँ। भाग लेने वाले इसमें 18 देश हैं। आगे देखते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं देर तक रोक दूँगा इसको। है पाकिस्तान ने नई सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी मिसाइल जो सतह से सतह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। ये तो वही कंडीशन है, खाने के लिए नहीं है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुझाने। पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया हुआ है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इससे पहले परमाणु सक्षम से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3, ये भी याद रखिएगा, शाहीन 3 का परीक्षण 20 जनवरी को किया था, रिसेंटली ही किया था। इसी जनवरी में पाकिस्तान द्वारा इसकी सीमा जो है 2750 किलोमीटर मारक क्षमता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पॉपुलेशन लगभग 21.66 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि हमारे यूपी के बराबर है, बल्कि यूपी से कमी होगी। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आपके अलवी, जैसे यहाँ की पाकिस्तानी रुपीज़ है। यहाँ के सेना प्रमुख है जनरल बाजवा। प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं इमरान खान। एक चीज़ बता देते हैं, पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करने वाला देश है तो वो है गधों का। जी हाँ, ये गधों का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, वो भी चाइना को। आगे देखते हैं। 30 जनवरी को अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के साथ ही स्टारडस्ट
1.0 जैव ईंधन वाला बायोफ्यूल वाला का पहला रॉकेट लॉन्चर बना है, ये ध्यान रखिएगा। यह रॉकेट 20 फीट लंबा है और इसका द्रव्यमान लगभग 250 किलोग्राम है। स्टारडस्ट 1.0 अधिकतम 8 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। अभी तक के जितने भी लॉन्च व्हीकल बायोफ्यूल पे डिपेंड नहीं करते थे और ये बायोफ्यूल पर आधारित है, जिससे इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा। इस रॉकेट के बारे में अगर और बात करते हैं तो यह रॉकेट का निर्माण ब्लू शिफ्ट ने किया है, जो मैनी में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है। अमेरिका के मैनी में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है। स्टारडस्ट 0.0 पारंपरिक रॉकेट ईंधन का उपयोग न करते हुए तुलना से बहुत ही कम विषाक्त ईंधनों का उपयोग करता है और अपेक्षाकृत कम लागत में सेक नामक छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में मदद करेगा। अमेरिका के नासा की बात करते हैं तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 22 की ओर। मोदी ने किया चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन। जी हाँ, यह समारोह गोरखपुर में किया गया था। गोरखपुर में शहीदों की याद में पूरे वर्ष आयोजन ये होगा। शताब्दी समारोह इसलिए कहा जाता है कि इस समारोह के लिए 1 साल पूरे होने वाले हैं। ये 1922 में 4 जनवरी, जी हाँ 4 जनवरी 1992 में ये घटना घटी थी, ठीक है ना। चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर बृहस्पतिवार से साल भर तक गोरखपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रम मनाए जाएंगे। और ज़्यादा इसमें जानकारी लेनी है तो इन पुलिस वालों की उसमें मृत्यु हुई थी, उनके नामों की लिस्ट मैंने दे रखी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इन्हें दी गई थी फांसी, जिसमें जिन लोगों को फांसी दी गई थी वो ये लोग थे, इनको फांसी दी गई थी। अगर इस घटना की हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहें तो 4 जनवरी 1922 को चौरी चौरा कांड भोपा बाजार में 17 गही जुटे हुए थे। उन्हीं में से एक की गांधी टोपी को एक सिपाही ने अपने पैरों के तले रौंद दिया था। ध्यान रखिएगा, ये गांधी टोपी बहुत खतरनाक थी, जिसकी वजह से चौरा चौरी कांड हुआ। गांधी टोपी को एक सिपाही ने अपने पैरों के तले कुचल दिया था। इस पर सत्याग्रही आक्रोशित हो उठे और उन्होंने पुलिस वालों को दौड़ा लिया। पुलिस वाले बेचारे भागकर थाने में छिप गए। थाने को सत्याग्रहियों ने घेर लिया। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 3 सत्याग्रही मौके पर ही शहीद हो गए। घटना में 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। गुस्साए क्रांतिकारियों ने क्या किया, पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें दरोगा समेत 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें 19 लोगों को फांसी भी दी गई थी। जिन लोगों को फांसी दी गई थी उनकी मैंने लिस्ट इसमें दी रखी है, और जिन पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाया गया था उनकी भी लिस्ट दी रखी है। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको साफ किए देता हूँ। पेज नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। स्विच दिल्ली अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है। आज के आने वाले समय में पेट्रोल की स्थिति को देखते हुए ये और वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभियान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम स्विच दिल्ली रखा गया। अभियान के तहत सरकार को 6 हफ्ते में विभिन्न उद्देश्यों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को काम पर रखेगी। सरकार ने यह निश्चित किया है कि 6 हफ्तों के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ही काम पर रखेगी, ताकि प्रदूषण ना फैले। उन्होंने उनमें अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी आग्रह किया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदने पर व्यापक सब्सिडी प्रदान करने की भी योजना दी है। जी हाँ, व्यापक सब्सिडी अगर देते हैं तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ़ करने को कहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। सरकार ने शहर में 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की भी बात कही है। दिल्ली सरकार ने 2024 तक दिल्ली में कुल वाहन पंजीकरण में 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का लक्ष्य रखा है। आम दिल्ली की बात करते हैं तो अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाई थी, 1199 ये बनाई गई थी। और शेर शाह सूरी का पुराना किला जो 16वीं सदी में बना था, वो पुराने किले की बात कर रहा हूँ, नया किला की नहीं। जो पुराना किला है उसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और जो नया किला और जामा मस्जिद, जी हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, इन दोनों को शाहजहाँ ने बनवाया था। ब्रिटिश सरकार भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली 12 दिसंबर 1991 को घोषणा की थी। जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की थी कि कोलकाता से दिल्ली जो है भारत की राजधानी ट्रांसफ़र की जाए, और पूरी तरीके से 1912 में के सिर पर राजधानी का ताज सजा था। दिल्ली की स्थापना नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने जोमेटो के साथ किया समझौता। जी हाँ, जोमेटो आपने सुना होगा, जोमेटो के साथ समझौता किया है। इसके मुख्य बिंदु हम अगर इसको देखना चाहें तो केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय और जोमेटो ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, गलियों में रेडिया और कुलचे वगैरह लगाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने जोमेटो से संपर्क किया है। और इसके तहत जोमेटो के फूड टेक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को शामिल करने का निर्णय किया गया है। इन विक्रेताओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद करेगा। इस MOUs मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स अंडरस्टैंडिंग्स के अनुसार
आवास व शहरी मामले मंत्रालय और जोमेटो शुरुआत में 300 वेंडरों पर एक पायलट प्रोग्राम चलाएंगे और ये देखेंगे कि ये कितना सक्सेस हो रहा है। इन विक्रेताओं का चयन पटना, भोपाल, नागपुर, लुधियाना, बड़ोदरा, रायपुर जैसे 6 शहरों में किया जाएगा। उन्हें टेक्नोलॉजी और साझेदारी ऐप उपयोग और मेनू डिजिटलीकरण, मूल्य निर्धारण और स्वच्छता और पैकेजिंग पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आवास निधि से समृद्धि स्कीम नाम से मोबाइल एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है। यह एप्लीकेशन पीएम स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और प्रोफाइलिंग करेगा। उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने में मदद करेगा। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का ऋण मुहैया कराएगा। जी हाँ, इस योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में यह योजना शुरू की गई थी। समय पर किस्त चुकाने वाले विक्रेताओं को इस राशि के तहत 10,000 से 20,000 रुपये तक इस योजना में लाभ देने के लिए एलिजिबल बनाया जा सकता है। यह योजना मार्च 2022 तक संचालित की जाएगी। पेज नंबर 26 की बात करते हैं। ड्रोन के लिए 26 ग्रीन जोन साइटें मंजूर की गई हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के लिए 26 ग्रीन जोन साइट को मंजूरी दे दी है। इसके मुख्य बिंदु नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT नो परमिशन नो टेक ऑफ के अनुकूल ड्रोन के ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के मद्देनज़र यह मंजूरी दी गई है। इससे पहले क्या होता था, जहाँ पर परमिशन नहीं है जिस जोन में, वहाँ पर भी ड्रोन को लोग उड़ा दिया करते थे, जिससे लोगों की सिक्रेसी आघात होता था। NPNT नो परमिशन नो टेक ऑफ एक ऑटोमेटेड ग्रीन सिग्नल है। इस ग्रीन सिग्नल के बिना ड्रोन उड़ान भरने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। ऐसे स्वचालित उड़ान प्राधिकरण को संभालने के लिए वर्तमान में डिजिटल स्काई नामक प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। जी हाँ, अगर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की बात करता है तो ये आपका ड्रोन से संबंधित नियम और कानूनों के लिए है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा यह इसकी मंजूरी दे दी गई है। ये स्वीकृत साइटें अब डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सक्षम हो जाएंगी। इसके बाद सभी विशिष्ट पहचान संख्या धारकों को तत्काल उड़ान की अनुमति ऑनलाइन दी जाएगी। ग्रीन जोन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 8 ग्रीन जोन चिन्हित किए गए हैं, झारखंड में 6 और छत्तीसगढ़ में 4, तेलंगाना में 2 और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मेघालय, गुजरात, ओडिशा, मिजोरम और तमिलनाडु में एक ग्रीन जोन विकसित किए गए हैं। अब एक बात आती है, उड़ान भरने की अनुमति कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, उड़ान भरने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उड़ान की अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको रिमोट आर पास ऑपरेटिंग या रिमोट पायलट को फ्लाइट प्लान फाइल करना होगा। ग्रीन जोन में उड़ान भरने के लिए पोर्टल या ऐप के माध्यम से उड़ानों के समय और स्थान की सूचना देनी होगी। येलो जोन में उड़ान भरने के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी, लेकिन किसी भी ग्रीन जोन में उड़ान भरने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। रेड जोन में उड़ान भरने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। महत्व तो इससे क्या होगा, किसानों और बुनियादी ढांचा संस्थाओं जैसे सड़क, रेलवे, बंदरगाह, कारखाने, खानों के लिए ड्रोन का उपयोग बहुत ही फायदेमंद होगा। इसका फ़ायदा फोटोग्राफी और मनोरंजन के क्षेत्र में भी मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं 27 की ओर। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन धैर्य के साथ देखते जाइए, धैर्य बनाए रखिए। ये आपके बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम से आने वाले हैं। नासा मार्स आइस मैपिंग मिशन करेगा लॉन्च। जी हाँ, आइस मैपिंग मिशन करेगा लॉन्च। यहाँ एक एजेंसी को मंगल पर प्रारंभिक मानव मिशन के लिए संभावित विज्ञान उद्देश्यों की पहचान करने में मदद करेगा। आइस मैपिंग मिशन लाल ग्रह पर, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि लाल ग्रह किसे बोलते हैं। आइस मैपिंग मिशन लाल ग्रह पर भावी मिशनों के लिए लैंडिंग साइट्स के लिए प्रचुर दुर्लभ बर्फ की पहचान करने में मदद करेगा। जी हाँ, ये जो है आइस मैपिंग, वहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में दुर्लभ बर्फ पाई गई है मंगल ग्रह में जमी हुई, उसकी पहचान करने में मदद करेगा। यह सुलभ जल बर्फ की पहचान करने और उसे परिभाषित करने में मदद कर सकता है, जिससे जीवन की खोज का समर्थन करने के लिए मानव विज्ञान जैसे कि आइस कोरिंग की जानकारी मिल सकती है। आइस मैपर लाल ग्रह पर बाद में सतह अभियानों के साथ मानव मिशनों के लिए जल बर्फ संसाधनों का मानचित्रण भी कर सकता है। 1 अक्टूबर 1958 को नासा का स्थापना की गई थी। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन है तथा उपराष्ट्रपति, जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस। देखिएगा, कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। उनको नामित किया गया है, नामित नहीं किया बल्कि वो इलेक्शन जीत के आई हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। आगे बात करते हैं ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021। जी हाँ, इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। पिछली इंडेक्स में भारत की स्थिति 2 पायदान नीचे आई थी और इसमें भारत की स्थिति 4 पायदान ऊपर हुई है। अर्थात भारत में नई खोज वगैरह और नए खोजबीन करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी है पहले से।
इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी कि खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर आया हुआ है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में दक्षिण कोरिया पर है। ध्यान रखिएगा, इसमें पहले स्थान पर आपका दक्षिण कोरिया है। जर्मनी को पछाड़ कर ये आगे गया हुआ है। अमेरिकी शीर्ष 10 देशों में से जो है अमेरिका जो था वो अब नहीं रहा, अब 11वें नंबर पे आ गया। पहले शीर्ष 10 में इसकी गिनती हुआ करती थी। चीन पायदान पर आ गया है, पहले 15वें पायदान पर था, यानी चीन भी जो है एक स्थान नीचे फिसल कर आया है। सिंगापुर दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। ब्लूमबर्ग एक निजी कंपनी है। ब्लूमबर्ग एक निजी रूप से आयोजित वित्तीय सॉफ्टवेयर डेटा एवं मीडिया कंपनी है। इसका मुख्यालय मिड टाउन में है, न्यूयॉर्क में है। अक्सर नए आइडिया नए सेवाओं से मापे जाते हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स ज़्यादा पैमानों पर देश को परखता है। देखते हैं 29 क्रिकेट मैचों में होगा ड्रोन का इस्तेमाल, बीसीसीआई को मिली मंजूरी। जी हाँ, नगर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि हमारे देश में ड्रोन इकोसिस्टम का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। कृषि, खनन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और मनोरंजन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इससे कमर्शियल इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा अगर क्रिकेट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये जो इसमें दिख रहा है ये आपको एक छोटा सा जहाज़ टाइप का दिख रहा है। ये जहाज़ नहीं है, एक ड्रोन है छोटा सा। इस ड्रोन का नाम रुस्तम है। रुस्तम ने इसको डीआरडीओ ने बनाया था। 16,000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ने में सक्षम है और इस समय ये लद्दाख यानी चाइना और भारत की सीमा की निगरानी में लगाया गया है। बीसीसीआई का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में बीसीसीआई का मुख्यालय आपको पता है मुंबई में है। स्थापना, जी हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं, आपको यकीन भी नहीं होगा अगर आप नहीं जानते होंगे तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, अंग्रेजी शासनकाल में हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। पुरुषों के टीम के कोच रवि शास्त्री हैं और वुमेन टीम के जो कोच हैं वो हैं WV रमन। पेज नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 30 पे ये आपको जो दिखाई पड़ रही हैं बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, कोजी ओकोंजो इवेला। इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगली महानिदेशक बनने वाली हैं। कि अर्थशास्त्री नागोजी ओकोंजो इवेला जो है को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वे इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा। पहले इसके जगह पर कौन थे? ओकोंजो इवेला रॉबर्टो एजेवेटो। अब नागोजी ओकोंजो इवेला अपने आप में 25 वर्षों से विश्व बैंक और नाइजीरियाई वित्त मंत्री के रूप में 2 कार्यकाल से अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ज्ञान का खजाना है। मामूली इंसान नहीं है ये। वे WTO का नेतृत्व बेहतरीन तरीके से करेंगी। डॉक्टर नागोजी ने बाइडेन प्रशासन को भी समर्थन के लिए शुक्रिया कहा है। WTO की बात करते हैं। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, जो विश्व व्यापार के लिए नियम और शर्तें बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही की गई थी इसकी स्थापना। वैसे भी प्रथम विश्व युद्ध की देन है UNO के तहत ही WTO आता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करने वाला राजस्थान बना 12वां राज्य। जी हाँ, इससे पहले 11 राज्य बन चुके थे और इसके तहत जो अलाउ किया गया है वो राजस्थान को 2,331 करोड़ रुपए अलाउ किए गए हैं। आप मुख्य रूप से आप उत्तर प्रदेश को लाइन अप करिए। 4,851 करोड़ रुपए जो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अलाउ किया गया है। इसमें होने वाले फ़ायदे क्या होंगे? तो देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली एक से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और अन्य कार्यकारिणी योजनाओं के तहत लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी भारतीयों, जो जैसे मान लीजिए राजस्थान से दिल्ली आए हुए हैं या बिहार से दिल्ली आके बेचारे मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको राशन कार्ड का फ़ायदा नहीं होता था। तो प्रवासी मजदूरों, विशेषकर प्रवासी मजदूर और उनके परिवार को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर FPS पर राशन कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ये थोड़ा सा और इसकी जानकारी ले लेते हैं। यूपी के जो खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं जो हैं श्री रणवेंद्र प्रताप सिंह, उन्नी भैया भी बोलते हैं। अब कैबिनेट मंत्री केंद्र की अगर बात करते हैं तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के हैं आपके पीयूष गोयल। तरीके से वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड जो है भारत के लिए प्रत्येक जगह, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के लिए या श्रमिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे, समय से उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और सारे कमेंट, आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, आपका शेयर करना हमें मोटिवेशन देता है। आप चाहते हैं कि और भी इस तरह के वीडियो आते रहें, तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बिल्कुल करें। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मैं आगे वीडियो बिल्कुल ना बनाऊँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।